अब एक आम आदमी कैसे फर्क करे कि ये बवासीर है या फिर कैंसर की शुरुआत है? पखाने में खून आने का मतलब कतन ये नहीं है ऐसी कि कौन सी अलामत हैं जो अगर किसी में जाहिर हो जाए तो उसको फौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए? कॉलन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर की, जी, तो जी। इसमें 3 अलामत बड़ी इंपॉर्टेंट तो है। हम ऐसा क्या गलत खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये कैंसर हो रहा है? गोश्त यानी कि रेड मीट, बड़ा गोश्त की खाने की वजह से कैंसर हो रहा है। नहीं, तो डॉक्टर साहब इसका फिर हल क्या है? क्या गोश्त खाना ही छोड़ दें? नहीं खाएं, आप गोश्त खाएं। मगर हमारे यहाँ कोलोनोस्कोपी के बड़ा खौफ पाया जाता है। देखिए, ये खौफ है, मिथ है, लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। बेसिकली कोलोनोस्कोपी करने का मकसद ये होता है कि हम वो पॉलिप या वो मस्से या दाने जो है ना उनको ढूंढ लेंगे। तो क्या हमारे पास 5 से 10 साल का वक्त होता है इसे रोकने का? ये भी उन पॉलिप्स की बायोप्सी के ऊपर पता चल जाता है। तो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पे क्या जदीद इलाज मौजूद है? बहुत स्पेसिफिक इलाज मौजूद है, इसका नाम है ओंकोथर्मिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम लेने से या जिसके अलामात बताने से हमारे माशरे में लोग शर्माते हैं, यानी कोलन कैंसर, जिसको बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल पे आते हैं कि हमारे यहाँ पेट खराब हो जाए ज़रा सा या फिर पखाने में खून आ जाए तो हमारा जहन सीधा ये जाता है कि बवासीर हो गई है। अब एक आम आदमी कैसे फ़र्क करे कि ये बवासीर है या फिर कैंसर की शुरुआत है? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है और साथ में ही बहुत बड़ी गलतफहमी भी पाई जाती है। देखें, पखाने में खून आने का मतलब कतन ये नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो गई है। देखें, आमतौर पर जो फिशर या फिर जिसे हम बवासीर भी कहते हैं, अगर उस सूरत हाल में खून आए तो वो बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है, ताज़ा खून जैसे होता है, उसका रंग वैसे होता है। ठीक है। लेकिन जो कैंसर का रंग है उसमें आमतौर पर वो गहरे सुर्ख या ब्लैकिश यानी कि काले रंग का खून आता है, वो पखाने के साथ मिक्स होता है। उस तरह का कलर अगर देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि शायद कोई प्रॉब्लम ऊपर चल रहा है बड़ी आंत में। उसमें हमें शक होता है कि इसको कैंसर की शिकायत हो सकती है। तो लेकिन कैंसर हर पखाने में आने वाला खून जो है वो कैंसर का नहीं होता। बाकी हम आगे चल के आपको इसमें ये भी बताएंगे खुराक में वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हम खाते हैं जिसके खाने से हमें कैंसर होने की शिकायत हो सकती है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सही, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। अभी मेरे सामने यही चीज़ आई थी कि क्या हर पखाने में जो खून आता है वो कैंसर का ही होता है, तो ये आपने बड़ा इसका अच्छा जवाब दे दिया। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी अलामत हैं जो अगर किसी में जाहिर हो जाए तो उसको फौरन से अलर्ट हो जाना चाहिए? देखिए, कैंसर में हमने बहुत पहले प्रोग्राम में ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैंसर की अलामत कोई ऐसी स्पेसिफिक अलामत नहीं है कि हम कहें कि ये अलामत अगर आपको मिलती है तो उसका मतलब कैंसर है। बहुत सी वेग अलामत होती हैं, वेग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि ये सिम्टम्स कितने इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसर की तरफ जा सकते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कोलन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर की, तो इसमें 3 अलामत बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखनी है। एक तो ये है कि बाउल हैबिट्स का चेंज होना, यानी कि पखाना करने के अंदर तब्दीली आ जाती है। हर इंसान दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पखाना करता है, लेकिन अगर उसके रूटीन से हट के खाने में तब्दीली आ गई है कि एक शख्स है वो खा पी भी रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई है, वो ठीक ही नहीं हो रही। दूसरी तरफ एक पेशेंट ऐसा है जिसको लूज मोशन लग गए हैं और वो कई दिन गुजर गए हैं, वो लूज मोशन ठीक होने को नहीं आ रहे, होते हैं तो बार बार ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आ रही। ऐसी सिचुएशन में हमने सोचना है कि अगर ये अलामत ठीक नहीं हो रही है, ये चेंज चीज़ जो आ रही हैं, ये मुसलसल रह रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये किसी ऐसी कैंसर जैसी बीमारी की तरफ हमें लेके जा रहा है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं पखाने के शक्ल में तब्दीली आना। जब भी कोई कैंसर बड़ी आंत के अंदर बनेगा या पखाने के रास्ते के ऊपर बना होगा तो उसकी वजह से रास्ता तंग हो जाएगा। तो आमतौर पे मरीज आके बताते हैं कि जब हम पखाना करते हैं तो एक तो हमें ना रुकावट फील होती है, या फिर हम जब पखाना करते हैं तो डॉक्टर साहब बड़ा पतला सा पखाना आता है, बड़ी मुश्किल से आता है, और करके आओ तो फिर दोबारा जाए करते हैं, फिर थोड़ा सा पखाना आता है। इस तरह की अलामत दी जाती हैं। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो कि आप मुकम्मल तौर पर फारिग नहीं हो रहे, आप जाते हैं पखाना करने, वापस आते हैं, आपको लगता है जैसे मैंने तो पूरा पखाना किया ही नहीं, मुझे तो दोबारा जाना चाहिए, फिर आप जाते हैं, फिर थोड़ा सा पखाना करते हैं और आपको फिर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में जो सिम्टम आपको रुकावट वाले मिलते हैं, ये वाकई कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वहां पर कोई रसोली या कोई ऐसी चीज बन गई है जो रुकावट पैदा कर रही है। तीसरे नंबर पे वही बात, खून का आना, जो कि हमने पहले बात की है, ब्लीडिंग हो जा रही है, ठीक नहीं हो रही, और गहरे रंग का खून है, ब्लैक कलर का स्ट्रोक, काले रंग का पखाना आता है, लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब जो पखाना आता है बिल्कुल काले रंग का होता है। ये चीजें हमें लेकर जाती हैं इस किस्म के मर्ज की तरफ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में एक बात की थी कि हमारी खुराक हमें इस कैंसर की तरफ लेकर जा रही है, तो हम ऐसा क्या गलत खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये कैंसर हो रहा है? गोश्त।
गोश्त का है मसला। तो डॉक्टर साहब गोश्त के बगैर तो हमारी आवाम रहती नहीं है, गोश्त और मसाले ना हो तो खाएं गोश्त और मसाले, मना किसने किया है? मैं तो सिर्फ ये बताया कि गोश्त की वजह से कैंसर हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गोश्त नहीं खाना। देखिए हमारे अबाउजाद भी खाना यही चीजें खाते रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे बूढ़े जो है उनकी उम्रें भी ज्यादा हैं, उनको बीमारियां भी कम हैं, जी, जी। और उनको ये वाली मर्ज भी इतनी लाख नहीं हो जितनी आजकल की जनरेशन में। ऐसे ही है बिल्कुल। वो भी गोश्त खाते थे, बड़ा गोश्त ही खाते थे, उस दौर में खाया जाता था। लेकिन क्या था कि उस वक्त उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि वो पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, एक्सर्शन बहुत ज्यादा थी, जो खाते थे वो हजम कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा उनकी रवायती खुराक थी रोटी खाना, गंदम है तो उसके अंदर चोकर का मौजूद होता था, फाइबर फूड उनकी बहुत ज्यादा होती थी। इस वजह से उनकी खाई हुई चीज जो है ना उनको लगती थी, नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हमारा क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं, ऑफिस है या कुछ भी है या टीवी है उसके आगे बैठे हैं तो कई कई घंटे बैठे हैं, उसी हालत में बैठ के खा रहे हैं, उस वहीं बैठे रहेंगे, कोई एक्सर्शन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और फिर होता है कि रात को जाएंगे 11-12 बजे होटल पे, वहां फिर टिक्के कबाब चलेंगे, फिर साथ कोल्ड ड्रिंक चलेगा, और खा के फिर आके फिर आप सो जाएंगे। और उस खुराक को आपने मौका नहीं दिया कि वो आपके जिस्म के अंदर जज़ब हो सके, वो आपकी आंत के अंदर रह जाएगी, फिर वहां से वो फिर प्रॉब्लम खड़े करना शुरू कर देगी, टॉक्सिन्स पैदा करेगी, फाइबर आपकी खुराक में होगा नहीं, तो वो जो फाइबर नहीं है तो उसकी वजह से वो जो ड्राइनेस पैदा हो जाती है आंत के अंदर, और जो पखाना है वो सख्त हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगी, एक प्रोसेस बन जाएगा। उस प्रोसेस में रहने की वजह से ये आंत का कैंसर फिर अब बढ़ना शुरू। यानी कि रेड मीट बड़ा गोश्त की खाने की वजह से कैंसर हो रहा है? नहीं, प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से, प्रोसेस्ड मीट खाने की वजह से हो रहा है। सही। अब बात आती है प्रोसेस्ड मीट या फूड क्या है। वो जो कि हम प्रिजर्व करते हैं और उसको प्रोसेस करके उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करके, जैसे उसके अंदर चमक पैदा करके बेचते हैं, जी, जी। वो प्रोसेस फूड होता है। जैसे आपने देखा हो KNN का फूड है, बाकी फूड्स हैं, सॉसेजेस और ये फ्रोजन कबाब, फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन मीट, जो हम जाके वहां से बड़े शौक से खरीद के लाते हैं, फिर उसको तलते हैं, फिर उस तेल के साथ तल के खाते हैं, उसके अंदर घी भी अच्छा ऐड हो जाता है। ये वाला जो प्रोसेस फूड है ना, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। रियल सेंस में ये ही मीट जो है आपको कैंसर कर रहा है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें जाके अपनी ताज़ी मुर्गी हलाल करवानी पड़ेगी अपने सामने, और उसको आके उसको देसी तरीके से पकाए खाना पड़ेगा, तो हम फिर कहते हैं कि ये वाला मीट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन प्रोसेस फूड के अंदर जब आप खाएंगे तो उसके अंदर वो जो उसके अंदर प्रोसेसिंग के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसके अंदर पॉलिश भी यूज़ होती है, ताकि जो चीज़ मिल रही है आपको वो उसमें चमक हो, अट्रैक्शन हो। ठीक है। उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं, चीजें ऐड की जाती हैं, ताकि वो जो मीट है वो कई महीनों तक पड़ा भी रहे तो एक्सपायर ना हो। वो केमिकल जो फूड के साथ लग रहे हैं वो बेसिकली आपके अंदर जाकर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टॉक्सिन्स बेसिकली बाद में क्रोनिक पड़े रहने की वजह से चेंजेस लाके आपको कैंसर में कन्वर्ट कर। सही सही। तो डॉक्टर साहब इसका फिर हल क्या है? क्या गोश्त खाना ही छोड़ दें? नहीं, खाएं, आप गोश्त खाएं, जितना दिल करता है खाएं, लेकिन फिर गोश्त के साथ वो चीज़ भी खाएं जो गोश्त के अंदर पैदा करने वाले टॉक्सिन्स को ख़त्म कर सके। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपने गोश्त खाना है तो एक तो इत्तेदाल में रहकर खाएं, रोज़ाना गोश्त नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ पर यह है कि अगर सब्जी भी बनती है तो हमारे घर वाले कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा गोश्त डाल दें। ठीक है, एक बोटी जरूर डली हुई होनी चाहिए, वो आदत खत्म करनी पड़ेगी। सब्जी को सब्जी के तौर पे खाना पड़ेगा, गोश्त को गोश्त की तरफ। तो एक तो एतदाल लाना पड़ेगा, वीक में आपको 2 या 3 दफा गोश्त खाना चाहिए, बाकी दिनों में आप सब्जियां या दालें इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जब आप गोश्त खाते हैं तो आप रूटीन बना लें कि गोश्त के साथ आपने सैलेड जरूर रखना है। सैलेड के अंदर जितनी भी चीज़ें सैलेड की होती हैं इनके अंदर फाइबर होता है, और उसका मकसद यही होता है कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स होते हैं जो कि टॉक्सिन्स को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा दलिया है और चोकर वाली रोटी खाएं, और इसके अलावा सबसे सस्ती चीज़ इसबगोल का छिलका बहुत कॉमन हर घर में पड़ा होता है, उसका इस्तेमाल करें, जो कि अंदर जाकर आपकी जो आंत है उसके अंदर एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो आंत के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो फुजला है वो ड्राई नहीं होता, वो जेल फॉर्म में फ्लफी सा रहता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पास आउट होता है और बाहर निकलता है, और पखाना आपका जो है वो ठीक होता है, सख्त या कब्ज वाला नहीं होता। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप साथ कर लेते हैं या अपनी बैलेंस डाइट में शामिल कर लेते हैं इनको रूटीन में, तो फिर आपको कोई डर नहीं है कि आप कौन सा गोश्त खा रहे हैं, बड़ा खा रहे हैं, छोटा खा रहे हैं, और कितना खा रहे हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए फर्ज करें कि किसी के में ये अलामत पाई गई और वो क्लिनिक पे आ गया,
मगर हमारे यहाँ कोलोनोस्कोपी के बड़ा खौफ पाया जाता है। किसी को अगर इस टेस्ट के बारे में पता चल जाए तो वो डर के ही भाग जाता है कि कैमरा अंदर जाएगा, बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये खौफ है, मिथ है, लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इस टेस्ट से कोई तकलीफ या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन साफ ज़रा कि किसी मर्ज़ की तशखीस के लिए जो टेस्ट बना है हमें वो करवाना पड़ता है। लेकिन ये एक कैमरा होता है जो कि पखाने के रास्ते डाला जाता है, लेकिन पहले मरीज़ को जो है एक नींद आवर दवाई दे दी जाती है ताकि वो सो जाए या गुनूदगी में हो, और फिर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। बड़ी आंत के अंदर बेसिकली मस्से या दाने बन जाते हैं छोटे छोटे, जिनको हम पॉलिप कहते हैं। बेसिकली कोलोनोस्कोपी करने का मकसद ये होता है कि हम वो पॉलिप या वो मस्से या दाने जो है ना उनको ढूंढ लें, जो कि 5 से 10 साल लेते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए। तो क्या हमारे पास 5 से 10 साल का वक्त होता है इसे रोकने का? जी बिल्कुल, ये बीमारी कोई 1 साल 2 साल में नहीं आती। जिन लोगों में ये पॉलिप्स बन जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं, वो 5 से 10 साल लेते हैं कन्वर्ट होने में, कि वो बाद में कैंसर में तब्दील होते हैं। फिर उनको एनवायरनमेंट मिल जाती है ना, जैसे हमने पहले बात की, गोश्त खाते रहना, फाइबर फूड का ना होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर उनको एनवायरनमेंट मिलती है, फिर उनके अंदर चेंजेस आती हैं, वो 5 से 10 साल लेती हैं। क्रॉनिक बेसिकली चेंजेस हैं जो कि फिर इस पॉलिप को कन्वर्ट कर देते हैं कैंसर में। हम इस कोलोनोस्कोपी के जरिए जब इन पॉलिप्स को ढूंढ लेते हैं तो हम उनको वहां से काट के रिमूव कर देते हैं। सही। एक तो हम उसको पॉलिप जब निकाल देंगे तो पेशेंट के अंदर चांस कम है कि उसको कैंसर होगा। दूसरे नंबर पे हम उस पॉलिप को निकालने के बाद लेबोरेटरी में भेजते हैं, और उसके ऊपर टेस्ट लगने के बाद एक तो हमें पता चल जाता है कि ये पॉलिप कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है या ये कोई आम पॉलिप था या मसा था। दूसरा, उसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस या कुछ ऐसी चीज़ें हम ढूंढ लेते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इस पेशेंट के अंदर टेंडेंसी है कि इसको लाजमी कैंसर होना है। ये भी उन पॉलिप्स की बायोप्सी के ऊपर पता चल जाता है। तो अब आप देखेंगे कोलोनोस्कोपी करने से हमें क्या फ़ायदे हासिल हुए। नंबर 1, हमने स्क्रीनिंग कर ली कि किसी पेशेंट को कैंसर तो नहीं है। नंबर 2, हमने वो मसा निकाल कर या दाना निकाल कर जो चेक किया, उससे हमने अपने पेशेंट को ये बता दिया कि आपकी ज़िंदगी में आपको लाजमी कोलोन कैंसर होना है, तो आपके लिए स्क्रीनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंट अगर अपना ख्याल रखेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा, अपनी डाइट चेंज कर लेगा, अपनी स्क्रीनिंग टाइम पे कराएगा, तो नो डाउट कि वो पेशेंट जो है वो कैंसर को इब्तदाई मरहले में रोक लेगा या होने से ही रोक लेगा। सही सही। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सर डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता किसी में ये कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो आपके कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पे क्या जदीद इलाज मौजूद है? पुराने वक्तों में और अभी भी मेन इलाज तो ऑपरेशन और कीमोथेरेपी है, सब लोगों को पता है। सही। रवायती इलाज तो यही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जदीद इलाज अब आ चुके हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, और इससे बढ़ के हमारे पास जो एक बहुत स्पेसिफिक इलाज मौजूद है, इसका नाम है ऑन्कोथर्मिया। हमने पहले भी बताया है, ये एक बेज़रर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। हीट के ज़रिए इलाज किया जाता है। इसमें हम कैंसर के सेल्स को हीट के ज़रिए डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करते हैं, और जब हम इसको रेडिएशन के साथ मिलाकर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। सही सही। तो जदीद इलाज मौजूद है, और ट्रीटमेंट अब कोलोन कैंसर का मौजूद है, जिससे हमारे मरीज़ क्योर हो जाते हैं, जो कि पहले होता था कि क्योर नहीं हो सकते। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोलोन कैंसर का पेशेंट जो है वो अब बेयारो मददगार है। हम ये कह सकते हैं कि कोलोन कैंसर का इलाज मौजूद है और मुकम्मल मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज मेरा पैगाम जो अपने नाज़रीन के लिए वो ये है कि अपने जिस्म की आवाज़ को सुने, और अपने अंदर होने वाली किसी किस्म की तब्दीली, अपने पेट में या अपने पखाने की रूटीन में अगर कोई तब्दीली आ रही है जो ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपने शर्माना नहीं और घबराना भी नहीं। किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि आपको वक्त से पहले बचा लिया जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।